हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है बीपीएससी 67th मेंस प्रिपरेशन सीरीज, और उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का पोर्शन अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का सीरीज, आज का जो टॉपिक है उसमें एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर चूंकि बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, तो हम लोग इसको काफ़ी कंप्रीहेंसिव कवरेज कर रहे हैं। तो आज एक पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें कि बिहार का एग्रीकल्चर रोड मैप और बाकी सारा कुछ के साथ साथ नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो पिछले सेशन में क्वेश्चंस दिए गए थे उसका मॉडल आंसर देखेंगे, और जो आज हम लोगों ने सीखा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, और बीपीएससी 66 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग को अगले सेशन में करना है। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं सेशन आज का एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर का हम लोग जब बैकग्राउंड देखते हैं तो आज़ादी के समय हमारा 72 से 75% जो आबादी था वो खेती में उनका इन्वॉल्वमेंट था, वो खेती पे ही निर्भर था। तो इससे हुआ क्या कि हमारे स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ था वो काफ़ी स्टैग्नेंट था, मतलब काफ़ी कम रेट पे 1-2%, 3% उसी के आसपास हम लोग एग्रीकल्चर में बढ़ते थे। हमारे जो तरीके थे खेती के वो ट्रेडिशनल थे, उसी तरीके से हल बैल से हम लोग खेती करते थे, मैनुअल फार्मिंग वही चल रहा था तरीके से, वही मैनुअल लेबर। तो इससे होता क्या था कि प्रोडक्टिविटी जो था वो काफ़ी कम था। इसको ठीक करने के लिए जो जमींदारी व्यवस्था थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हुआ था ब्रिटिश काल में। इसको सुधारने के लिए लैंड रिफॉर्म इंडिया में 1951 में स्टार्ट किया गया, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो केरला और वेस्ट बंगाल में लिमिटेड रहा था। वेस्ट बंगाल ने इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑपरेशन बरगा उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके बेसिस पे काफी ज्यादा उनको फायदा मिला। तो अब लैंड रिफॉर्म पूरे अच्छे तरीके से हुआ नहीं, तो हमारा जो लैंड होल्डिंग साइज था वो काफी ज्यादा फ्रैगमेंटेड रहा, छोटा छोटा रहा, काफी टुकड़ों में बटा रहा। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अनइक्वल रहा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भूदान मूवमेंट भी चला था, विनोबा भावे जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, भूदान मूवमेंट, जिसके तहत में इनकरेज किया जा रहा था कि जो भी जमींदार हैं वो अपनी मर्जी से आगे आके किसानों में जमीन अपनी बांट दें। तो इसके तहत में भी हम लोगों ने देखा कि काफी सारे जमीन डोनेट किए गए थे, लेकिन ज्यादातर जमीन जो डोनेट किया गया था या तो बंजर था, उसका कोई ज्यादा यूज नहीं हो सकता था, या फिर अंडर लिटिगेशन था, मतलब डिस्प्यूटेड जमीन था। तो इस बैकग्राउंड में जो है हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये हम लोग जो है बस खाली ब्रीफ स्टार्टिंग हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे एग्रीकल्चर की जर्नी हुई है हमारे देश में। आगे हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। फिर 1960s में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे कंट्री में आया, क्योंकि उसके पहले जो अमेरिका से हम लोगों को अनाज लेना पड़ता था PL 480 के तहत में, और हमारी जो इमेज थी वो बेगिंग बाउल की थी, कि जो हमेशा हाथ में कटोरा लिया हुआ दिखता है। तो ये हमारी इमेज थी 1960 से पहले। इसको सुधार करने के लिए ही ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिला कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा, सेल्फ सफिशियंसी हम लोग फूड ग्रेन में हासिल किए, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमारा खेती के लिए जो इंपोर्ट का खर्चा था वो कम हुआ, और जो महंगाई थी स्पेशली फूड ग्रेन्स की और जो खाद्य सामग्री की, उसमें काफी कमी आई। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत में क्या क्या चीजें आई थी उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसके तहत में हाई इल्ड वेराइटी सीड्स दिया गया, बढ़िया उपज जिसमें होता हो वैसा बीज लाया गया। फर्टिलाइजर जो आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, यूरिया है, पोटास है, तो ये सारे का उपलब्धता लाया गया। सिंचाई की व्यवस्था कराई गई, मार्केटिंग के लिए वहां पे सुधार किया गया, MSP पे प्रोक्योरमेंट के लिए आपका FCI और ये सारा कुछ बनाया गया, वेयर हाउस फैसिलिटी दी गई स्टोरेज के लिए।
तो ये सारा कुछ व्यवस्था साथ में दिया गया था, तब जाके इतना ग्रो हुआ था। लेकिन इसका निगेटिव प्रभाव अगर देखें तो क्या पड़ा, वो ये था कि आपका जो रीजनल डिस्पैरिटी था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था इसकी वजह से, क्योंकि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन था, ये ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले एरियाज में। बाकी जो किसान थे उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। दूसरा, इसका बुरा प्रभाव पड़ा हमारे इन्वायरमेंट पे, कि जो जमीन की क्वालिटी थी वो काफी खराब हो गई ड्यू टू कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर काफी ज्यादा यूज कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है कि आपका वाटर कंटेमिनेशन हो गया, वही काफी ज्यादा आपका इरिगेशन और काफी ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर की वजह से ग्राउंड वाटर आपका पॉल्यूट हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट हुए थे। फिर इसके बाद फिर देखें कि इस एग्रीकल्चर को और आगे ग्रो करने के लिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ताकि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर तक पैसा पहुंच सके, बैंक्स को डायरेक्ट किया जा सके कि आप किसानों को पैसा दें। आपका रीजनल रूरल बैंक्स ये क्रिएट किया गया था। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स ये लाया गया। ये होता है क्या है कि बैंक्स में जो है प्रियोरिटी सेक्टर डिफाइन किया हुआ है, आरबीआई डिफाइन करके दे के रखी है कि ये सारे एरियाज हैं जिनको कि आपको पैसा देना है कर्ज के तौर पे प्रियोरिटी पे। तो इसके तहत में आपका किसानी भी उसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा आपका रिन्यूएबल सेक्टर, एमएसएमईज, एजुकेशन, तो ये सारे सेक्टर्स आते हैं, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर का एक अहम रोल है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड ये लॉन्च किया गया कि हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन था उसको बढ़ावा देने के लिए, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया। ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रिवोल्यूशन ये हम लोगों ने लॉन्च किया। तो यहां पे एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड जो एक्टिविटीज हैं उस पर भी फोकस किया गया। फिर हमारे कंट्री में आता है एलपीजी रिफॉर्म 1991 में। 1991 की वजह से हमारा एग्रीकल्चर और बाकी सारे जो मार्केट्स थे ये ओपन हो गया। तो ये जब मार्केट ओपन हो गया है तो उसमें काफी ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा, और उस बढ़ने की वजह से हमारा जो बढ़ने की वजह से किसानों की आय में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हम लोग को देखने के मिला। प्लस साथ में क्या है कि जो हम लोग गेहूं चावल सिर्फ उगा रहे थे उससे भी थोड़ा हम लोग आगे बढ़े और हाई क्रॉप वैल्यू एग्रीकल्चर पे फोकस करना हम लोगों ने शुरू किया यहां पर। फिर उसके पहले से हमारा एपीएमसी एक्ट हम लोग का चल रहा था, उसमें सुधार की जरूरत थी। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोग आगे देखेंगे। एपीएमसी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज होता है, जो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए हर स्टेट ने लगभग अपना बनाया है। तो इसमें सुधार के लिए लाया गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया गया। इससे बदलाव क्या आया, ये पूरे ग्रोथ जो एग्रीकल्चर की जर्नी रही कंट्री की, उसके बाद फिर तो भारत जो है अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉटन का, और प्रोड्यूसर के तौर पे सबसे लार्जेस्ट है आपका जिंजर में, पोटैटो में और ओनियन में। वहीं सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में देखें तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे इंडिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो सिक्किम जो है पहला स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में देखें तो वो 17% है, उसको आप लोग ठीक करेंगे, 17% है ऑफ जीडीपी। और एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 58% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें कि एग्रीकल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन इकोनॉमी में, तो सबसे पहला तो आपका फूड सिक्योरिटी। दूसरा क्या है, लो स्किल जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेबर कॉस्ट आपका कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा है उससे आपका क्या होगा कि खाना जो है अफोर्डेबल रहेगा, अवेलेबल रहेगा। अगर खाना अवेलेबल है तो लेबर कॉस्ट भी मार्केट में कम होगा। नेक्स्ट इसका फायदा क्या है कि रॉ मटेरियल मिल जाता है, आगे जो भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। जैसे आपका बिस्किट रस्क की कंपनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपका गेहूं है, तो वो तो फुल्ली आपका डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे।
नेक्स्ट आपका 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ये भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे कि आपको फॉरेक्स अर्निंग में सहायता मिल जाती है। तो हम लोग का जो टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है पूरे दुनिया का 2.5% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबल लेवल का। हम लोग अपना फीचर्स और चैलेंज देखें अपने इंडियन एग्रीकल्चर का। एक तो पहला क्या है कि मॉनसून डिपेंडेंसी, वो हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा है कि मात्र 1/3 जो क्रॉप एरिया है वो आपका सिंचाई के अंतर्गत में है, बाकी सारा एरिया मॉनसून डिपेंडेंट है, उसको रेन फेड फार्मिंग भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो मॉनसून है उस पर निर्भर करता है कि हमारा उत्पादन कितना होने वाला है। तो इसी वजह से इसको कॉमिक टर्म में जो है मॉनसून को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी बोला गया है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज को मानते हैं। फिर आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो आपका 86% जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से छोटी जमीन है। 2 हेक्टेयर से छोटी जमीन होने का मतलब ये कि या तो वो स्मॉल है या फिर वो मार्जिनल है। तो जो मार्जिनल होता है उनके पास जो लैंड होल्डिंग साइज होती है वो 1 हेक्टेयर से छोटी होती है। जो स्मॉल होते हैं उनके पास लैंड होल्डिंग साइज 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है। अब छोटा जमीन होने की वजह से प्रॉब्लम यह होता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल उस लेवल पे अचीव नहीं किया जा सकता है। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कैसे नहीं कर सकते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें आपके यहाँ पे प्रोडक्शन 20 प्रोडक्ट आपका महीने में बनता है। तो 20 प्रोडक्ट बनाने में अगर आपको मान लीजिए कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए हर मशीन पे लगता है लागत। यहीं अगर आप 20 मशीन की जगह 20,000 मशीन बना रहे होते तो आपको जो पर यूनिट कॉस्ट था 10,000 की जगह 7,000 8,000 पड़ता। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल होता। तो ये चीज आपका छोटा जमीन रहने पे अचीव नहीं हो पाता है। फिर आपका छोटा जमीन होता है तो उस लेवल पे मैकेनाइजेशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उतना छोटा जमीन के लिए पूरा ट्रैक्टर और बाकी सारी चीजें नहीं लेके आएंगे जब तक आपके पास बड़ा जोत नहीं है। उसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो भी कम रह जाता है। फिर अगला जो प्रॉब्लम है वो है हमारे एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये कंसेप्ट होता है, जैसे कोई काम कर रहे हैं, 2 आदमी अगर उस काम को कर रहे हैं और उस काम को करके 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तीसरा आदमी भी इन कर जाता है उस काम में और उसका इनकम उतना ही रह जाता है 10,000। भले ही उसको नाम मात्र का कहे कि उसको रोजगार मिल गया है, लेकिन एक तरीके से वो बेरोजगार ही है, क्योंकि उसके जुड़ने से उसके इनकम में, जो बिजनेस का इनकम है, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनका इनकम भी काफी कम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में है। इसमें मिडिल मैन जो है ज्यादातर चीज ले जाता है और जो एक्चुअल किसान है उसको फसल की कीमत काफी कम मिल पाती है। इसके रिगार्डिंग और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग को अलग हम लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ, वो बिल्कुल यहां पे स्टार्ट होता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मूल उद्देश्य क्या है कि आपका फार्म टू फॉर्क, जो आपका खेत है, खेत से आपका अनाज उठ के आपके चम्मच तक, घर के चम्मच तक जो पहुंचता है, ये आपका मार्केटिंग की व्यवस्था है, टोटल आपके प्रोडक्शन से लेके वहां तक। तो जो एपीएमसी इसके लिए बनाया गया था, तो एपीएमसी इसके अंतर्गत में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, ये बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज इसके अंतर्गत में बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें जो ये जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, मार्केटिंग कमिटीज का, इसका मूल उद्देश्य, आपका स्टार्टिंग करने का मूल उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो किसान थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि उनसे बहुत ही कम दाम पे खरीदार जो थे उससे खरीद लेते थे।
वजन का कुछ पैरामीटर नहीं रहता था, कुछ कम ज्यादा करके खरीद लेते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एक अलग मार्केटिंग कमिटी बनाई गई, उस मार्केट बनाया गया, मंडी बनाई गई, उसको रेगुलेट करने के लिए एपीएमसी बनाया गया, ताकि जो ये सारे प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो सॉल्व हो सके। तो इसका मूल मकसद यह है कि जो औने पौने दाम पे किसानों से खरीद लिया जाता था, तो वो चीज खत्म हो एपीएमसी के आने के बाद से। लेकिन एपीएमसी में ही काफी सारे प्रॉब्लम्स आ गए। वो प्रॉब्लम्स यहां पे क्या क्या चीजें आई हैं, तो वो प्रॉब्लम एपीएमसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स थे वो ये थे कि इसके अंदर में ही कार्टेल बनने लग गया। कार्टेल बनने का मतलब ये चीज कि 5 लोग अगर बोली लगा रहे हैं किसी फसल के लिए, तो 5 लोगों ने आपस में मिलके ही फिक्स कर दिया कि इसको 20 से ज्यादा का बोली लगाना ही नहीं है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। दूसरा प्रॉब्लम कि ये जो कार्टेल बना रहे थे, ये कोई भी बाहर से कोई नई एंटिटी अगर मार्केट में बोली लगाने वाली आना चाहती थी, तो उसकी एंट्री को भी बैन करते थे, क्योंकि इसको अप्रूव करेगा कौन, तो एपीएमसी जो कमिटी है वहां की, वही अप्रूव करेगी। अब ये कार्टेल वाले लोग उस कमिटी के ही मेंबर होते थे, तो कोई नया मेंबर नहीं आने देना चाह रहे थे। फिर तीसरा क्या है कि कमीशन चार्जेज और जो इंटरमीडियरीज का जो मिडिल मैन था, उसका कमीशन काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से किसान के ऊपर दोहरा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता था, उसको और ज्यादा इसको देना पड़ता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एपीएमसी में क्रिएट हो रहे थे। अब इसको सुधार के लिए मार्केटिंग में जो है आगे हम लोगों ने कुछ कुछ कदम भी उठाया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे फिर बाद में इसी चीज को जो भी मंडीज थे, एपीएमसी मंडी जो है, इनको जोड़ करके ई नाम प्रोजेक्ट के तहत में जोड़ा गया। इसके तहत में देश के सारे मंडीज को जोड़ा गया। इससे फायदा क्या हो रहा था किसानों को कि आपको ज्यादा लोग दूसरे दूसरे एरिया से आपके प्राइस के लिए बोली लगाएंगे, तो बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी। दूसरा क्या है कि ज्यादा ऑप्शन मिलेगा सेलर को भी कि कहां से हम यहां से ना लेके वहां से ले माल। तीसरा क्या है कि आपका बड़े स्केल पे चीज हो रहा है, तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको जाके कुछ नहीं करना है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे इस चीज को कर सकते हैं। तो ये आपका ई नाम का फायदा हो गया। प्लस साथ में एक और इसके बाद फिर स्टार्टिंग किया गया, मॉडल एपीएमसी एक्ट दिया गया 2017 में। ये स्टेट के ऊपर बाध्य नहीं था, सेंटर ने इसको पास किया था कि एक इंडिकेशन है कि आप इन सारी चीजों को अपने एपीएमसी मंडी जो एक्ट हैं उससे संबंधित, उसमें बदलाव लाएं इसके रिगार्डिंग। तो इस बदलाव लाने की में क्या था कि मेन जो इसका था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे मंडी में। मंडी में कोई भी नया अगर चाहता है मंडी में पार्टिसिपेट करना, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा। और एपीएमसी जो कमिटी है, उनका जो क्षेत्र होगा सिर्फ उनके मार्केट यार्ड तक रहेगा, बाहर उसके बाहर भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जो भी ट्रेडर्स हैं स्टेट के सारे मंडी में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक जो फी है वो पे करके। दूसरा क्या था कि इसकी एक ये चीज थी कि जो मंडी टैक्स लग रहा है उसको फूड ग्रेन के लिए हम लोग मैक्सिमम 1% पे फिक्स कर दें, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए मैक्सिमम 2% पे टैक्स को हम लोग यहां पे फिक्स कर दें। और जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो डेवलप करना था, इसके लिए पीपीपी मॉडल हम लोग अडॉप्ट करने के लिए इस एक्ट में बोला गया। पीपीपी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों का इन्वेस्टमेंट रहेगा, दोनों का ही इसमें सहयोग रहेगा। लेकिन इसके बाद फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या चीजें रह गई इस मॉडल एक्ट के आने के बाद भी, क्योंकि ये जो आपका मॉडल एक्ट आया तो इसमें स्टेट बाध्य नहीं थे, क्योंकि स्टेट को ही एक्चुअली इसको करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। तो ये प्रॉब्लम रह गई। फिर आपका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। फिर आपका एक्सपोर्टर और प्रोसेसर वो डायरेक्टली जो है फार्मर से नहीं परचेज कर सकते थे, क्योंकि आपको एपीएमसी के थ्रू होके ही जाना है। फिर प्राइवेट प्लेयर्स वो मंडी सेटअप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका एपीएमसी एक मार्केट दे दिया गया था कि आप अलग से मार्केट नहीं बना सकते हैं।
फिर कार्टेलाइजेशन वाला प्रॉब्लम वो तो हम लोगों ने देखा ही। इससे जो प्रभावित होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये जो डबल टैक्सेशन टाइप का व्यवस्था लगता है, जो आपका कमीशन और मंडी फी दोनों उससे लिया जा रहा है, इस चीज को ठीक करने के लिए बिहार ने एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश कर लिया था। जो मंडी से इनको एबॉलिश कर दिया था 2005 में ही, और ऐसा माना गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा और जो हमारा एपीएमसी में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो उस तरीके का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आ पाया है। अब जहां बात बिहार की आ गई है, तो बिहार का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उस पे हम लोग आ जाते हैं कि बिहार का कृषि मैप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के कंटेक्स्ट में सवाल बन गया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो करंट में कृषि मंत्री रहे हैं वो भी कुछ विवाद इस पे उठा था कि एग्रीकल्चर रोड मैप में कुछ विकास हुआ ही नहीं है, टोटल फ्लॉप आइडिया है। तो इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार की कृषि में क्या विकास हुआ, तो इसको जब तक आप फैक्ट फिगर डाटा के बेसिस पे नहीं जवाब देंगे, तब तक आपके पास कुछ 2-3 लाइन से ज्यादा आप इसमें नहीं रहेगा कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। तो बहुत विकास हुआ आपको ऐसे नहीं, फैक्ट फिगर के बेसिस पे जाना होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो चीजें हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तो टोटल जो हमारा एरिया है वो 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें कि 56.03 लाख हेक्टेयर जो है वो आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया है। इस सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार करने के लिए जो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार में लाया गया 2008 से 12 के पीरियड में लाया गया, और इसका नाम दिया गया रेनबो रिवोल्यूशन को इसको बोला गया था कि हम लोग रेनबो रिवोल्यूशन लेके आएंगे। रेनबो रिवोल्यूशन इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर कवर नहीं था, इसके अलावा पोल्ट्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फिशरीज सेक्टर, तो ये सारे एरियाज को कवर करके चला जा रहा था कि हमको इन सारे सेक्टर्स को ग्रो कराना है। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया रेनबो रिवोल्यूशन। इसमें जो पहला वाला था उसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे सीड एक्सटेंशन स्कीम, मतलब जो बीज है, बीज का लोगों को सब्सिडाइज रेट पे मिल सके उसके बारे में जानकारी पहुंचे, सीड ग्राम स्कीम। फिर बायो फार्मिंग पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर मशीनरीज उसके यूसेज को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर फोकस किया गया। फिर आपका सब्सिडाइज जो सर्टिफाइड सीड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सब्सिडाइज रेट पे। फिर फार्मिंग में नए टेक्निक का यूज किया जाए, जैसे श्री होता है आपका सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन। तो जनरली जो हम लोग जो खेती करते हैं धान की, उसमें आप लोग एक बार धान लगाते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा पौधा निकलता है, फिर दूसरे जगह पे ट्रांसप्लांट उसको किया जाता है। लेकिन श्री टेक्निक में आपको दोबारा से ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि वाटर रिक्वायरमेंट जो है, जनरली जो हम लोग खेत में धान उपजाते हैं तो घुटने भर का पानी लगभग रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, आपको सिर्फ जमीन जो है गीला होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, उपज साथ में आपको श्री में ज्यादा मिलेगा। एक तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट और वो सारा कुछ कम हो गया, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया, साथ में लागत भी कम हो गया। तो इस तरीके के जो टेक्निक्स हैं उसको एडॉप्ट करने पे फोकस किया गया। इसका अगर प्रभाव देखें हम लोग, तो प्रभाव हम लोग को देखने में मिला है आपको 2011-12 में, जिसमें कि बिहार का राइस प्रोडक्शन हाईएस्ट रहा था पूरे कंट्री भर में। हम लोगों ने 81 लाख मेट्रिक टन चावल प्रोड्यूस किया था बिहार ने। इसके लिए कृषि कर्मन अवार्ड भी बिहार को दिया गया था उस साल का। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये लाख टन में 2012-13 में 178.2 लाख टन था, जो कि 2016-17 में 185.61 लाख टन रहा। तो ये आपका बिहार गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा डिफर कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में दूसरा आंकड़ा दिया गया है इसके रिगार्डिंग, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाला, तो हम लोग उसको ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाला इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा। खैर ऐसे ये भी आंकड़ा सही है, क्योंकि ये भी बिहार सरकार का ही आंकड़ा दिया हुआ है, उसके साइड से ही लिया गया है। आगे आते हैं कि दूसरा और तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप में क्या क्या टारगेट लेके चले, कैसे कैसे आगे बढ़े। तो दूसरा और तीसरे में जो 6 गोल लेके चले थे हम लोग,
पहला गोल था आपका फूड सिक्योरिटी का, कि सारा आदमी तक खाना पहुंचे। दूसरा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, खाना के साथ साथ पोषण भी पहुंचे। तीसरा फार्मर का इनकम बढ़ाना है। चौथा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो माइग्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। पांचवा क्या है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सभी लोगों तक उसका जो विकास का फायदा है इंक्लूसिवली, समावेशी तौर पे सभी लोगों तक पहुंचे, और उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी इंश्योर करना है। छठा इसमें पॉइंट ये था कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको भी कंजर्व करना है और उसका सस्टेनेबल यूज करना है। मतलब जो मिट्टी है, जो पानी है, उसको हम लोग कंजर्व करें, उसका सस्टेनेबल यूज करें, एक्सेसिव फर्टिलाइजर इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। फिर सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप देखते हैं अलग से। दूसरा तीसरा का तो हम लोग गोल देख लिए। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि फूड ग्रेन और न्यूट्रिशन, इसको हम लोग को इंश्योर करना है और इनकम बढ़ाना है। इसके तहत में जो स्टेप्स लिए गए, वो सारा स्टेप ये था कि फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। इलेक्ट्रिसिटी इस सेंस में कि आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज करें, सिंचाई के लिए जो इलेक्ट्रिक पंप्स हैं उसका यूज करें, ये आपको व्यवस्था दी गई। दूसरा क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया गया, उस पर फोकस किया गया। थर्ड, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को प्रमोट करने का इसमें वादा किया गया, उसमें कोशिश की गई। कनेक्टिविटी पे काम किया गया। इसमें मेन मकसद ये था कि वैसे सारे एरियाज जहां की 250 से ज्यादा घर हैं उसको एक पक्के सड़क से जोड़ा जाए, ताकि उसके एरिया में जितने भी किसान हैं उनको अपना अगर प्रोडक्ट बेचना है तो उनको आसानी से उन तक पहुंचा जा सके, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सके। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात की गई, और 3 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने पे भी बात यहां पे किया गया। तो ये तो आपका दूसरा का था। तीसरा में हम लोग देखें तो तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप आपका 2017 से 2022 के पीरियड में है। इसके लिए 1.54 लाख करोड़ इतना रुपए एलोकेट कराया गया, और इसका एक विजन ये था कि हर इंडियन प्लेट में कम से कम एक बिहारी डिश हो। ये इस थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप का विजन था। तीसरा जो है, इसके तहत में ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर ये बनाने पे फोकस किया गया, जिसके तहत में जो गंगा के आसपास के 13 जिला हैं उनसे सटे सटे उस एरिया में मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है, तो वहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया चीज को। फिर बिहार फिशरीज कॉलेज, इसको किशनगंज में खोलने का बात किया गया। नेक्स्ट आपका बिहार वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सिस्टम, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया। फिर एक 1500 मेगावाट का एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके लिए पावर नेटवर्क देने को बोला गया कि वो एक्सक्लूसिवली आपका सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही हम लोग एक पावर नेटवर्क डेवलप करेंगे, जो कि सिर्फ खेती वाले को ही सर्व करेगा। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर रोड मैप वाला जो भी बात है वो। अब आपका इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो आपका बिहार का है, उसके तहत में एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है उसको मैंने खंगाला है। उससे काफी काम के आंकड़े निकले हैं और काफी प्रॉब्लम्स, काफी चीजें हैं जो कि हम लोग के काम का हो सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से करेंगे। तो इसके हिसाब से पहला जो चीज है, एग्रीकल्चर ग्रोथ 2020-21 में 2.1% का रहा है। क्रॉप्स का जो ग्रोथ है उसमें निगेटिव डेवलपमेंट बिहार में 2020-21 में देखने को मिला। इसमें जो मेन इसको बूस्ट किया है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर रहा, जिसमें कि 10% का पॉजिटिव ग्रेड रहा, और फिशरीज में आपका 7% का ग्रोथ रहा है। वहीं अगर आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो आपका 19% है बिहार में। नेशनल लेवल पे करीब आपका 16-17% के आसपास पड़ता है। ये आपका बेसिक डाटा हो गया एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। वहीं हम लोग फिर आगे आते हैं लैंड साइज के रिगार्डिंग। तो 2015-16 का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो इसके हिसाब से हमारे यहां पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो 97% है, जबकि नेशनल लेवल पे ये आंकड़ा 86.1% है। तो हमारे यहां पे स्मॉल और मार्जिनल क्या होता है वो तो हम लोगों ने समझ लिया है। फिर आगे देखते हैं कि हमारा एवरेज लैंड होल्डिंग साइज
वो मात्र 0.39 हेक्टेयर है। एक आदमी का जो जोत है वो मात्र 0.39 हेक्टेयर है। ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग साथ में जो फैक्ट फिगर दिए गए हैं, प्रॉब्लम है कि अच्छा है, उसको आप लोग बाद में कैटेगराइज करेंगे एज पर दी आंसर। ये जानकारी आप लोग इकट्ठा करें, बस पहला प्राथमिकता यहां पे ये है। अगला यहां पे जो चीज बताया गया है वो है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड जो एरिया है उसमें ग्रो हुआ है, जिसमें हम लोग ज्यादा जमीन को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर पाए हैं। जैसे 2010-11 में हम लोगों ने 63.9 लाख हेक्टेयर पे खेती की थी, जो कि 2015-16 में ये आपका 64.6 लाख हेक्टेयर हो गया। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम की बात करें तो जो मेन क्रॉप्स हम लोग अभी भी उपजा रहे हैं उसमें दाल और चावल ही उपजा रहे हैं। तो इसका जो है, जो हमारा प्रोडक्शन है उसका 85% हम लोग फूड ग्रेन से उगा रहे हैं, जबकि पल्सेस मात्र 6.6% जो हमारा प्रोडक्शन है उसका परसेंटेज है, और शुगर केन मात्र 3.3% है। इस चीज को थोड़ा बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट एक फोकस कर रही है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड जिसपे कि धान उपजाया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उसमें एक पैडी क्रॉप के बाद फिर उसमें दलहन लगाने पे स्कीम के तौर पे उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये हमारा फोकस एरिया है, जो कि एक एज ए सजेशन के तौर पे भी दिख सकता है कि हम लोग कैसे उसको और कैश क्रॉप की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये आपका लैंड वाला डाटा हो गया। अब कुछ आंकड़े आपको मिलेंगे, इन आंकड़ों को आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप, इससे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है बिहार का, इसको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये अगर कहीं पे दिखाना होगा तो इन आंकड़ों की मदद से आप काफी स्ट्रांगली अपनी बात को रख पाएंगे। तो इसमें जो पहला आंकड़ा है वो देखते हैं कि 2018-19 में जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 163 लाख टन, ये हमारा प्रोडक्शन रहा। वही आपका 2020-21 में यह आंकड़ा जो है 179 लाख टन पहुंच गया। तो ये सीधा दिखाता है कि आपका इस पीरियड में ग्रोथ हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो सीधा सीधा बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपका हर हेक्टेयर में आप कितना किलो अनाज उगा रहे हैं। तो इसमें भी हम लोगों को वृद्धि देखने को मिलती है कि जो हमारा प्रोडक्शन 2018-19 में जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता, ये 2018-19 में 2636 केजी था पर हेक्टेयर, जो कि 2020-21 में बढ़ करके 2961 केजी हो गया है। तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ को दिखाता है। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब चूंकि एग्रीकल्चर रोड मैप में सिर्फ एग्रीकल्चर तो था नहीं, उसके अलावा आपका बाकी जो अलाइड एक्टिविटी है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, वो सारा कुछ था। तो वो सारे को भी हम लोग एज ए उदाहरण के तौर पे दिखा सकते हैं। तो हमारा जो डेयरी प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन, तो दूध उत्पादन में हमारा जो है 2016-17 में 87.1 लाख टन हमारा प्रोडक्शन था, जो कि 2020-21 में बढ़ करके 115 लाख टन पहुंच चुका है। आगे आते हैं कि अंडा का प्रोडक्शन, इसमें हम लोग का ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। 2016-17 में जो है हमारा जो एग का प्रोडक्शन है ये 111 करोड़ अंडा हम लोग उपजाते थे, मतलब पैदा करते थे या फार्मिंग करते थे, जो भी आप बोलें। हमारा एग का प्रोडक्शन 111 करोड़ था, जो कि 2020-21 में 301 करोड़ तक पहुंच गया है। फिशरीज में वही प्रोडक्शन हम लोग देखें तो 2016-17 में ये 5 लाख टन था, जो कि 2020-21 में 6.83 लाख टन तक पहुंच गया है। फर्टिलाइजर यूज की बात करें तो फर्टिलाइजर यूज हमारे यहाँ पे बढ़ा है कि घटा है, तो इसको भी हम लोग केजी पर हेक्टेयर में नापते हैं कि आपका एक हेक्टेयर में कितना आप खाद डाले। 2018-19 में हम लोग एक हेक्टेयर में 201 किलो लगभग फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, जो कि 2020-21 में 207.2 केजी तक हम लोग का फर्टिलाइजर यूज पहुंचा है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट इस वजह से फोकस में क्योंकि ये दिखाता है कि आप एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, उसका यूसेज बढ़ा है कि नहीं। तो एक्चुअली जो यूसेज है एग्रीकल्चर मशीनरी का
वो दो तरीके से इकोनॉमिक सर्वे ने देखा है। एक तो ये कि इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसका सेल बढ़ा या घटा है। तो एक्चुअली सेल जो है लगभग लगभग स्टैग्नेंट रहा है एग्रीकल्चर मशीनरीज का। तो आंकड़े को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो अच्छा दिखे, तो वो एक उसका एक अच्छा उदाहरण है इकोनॉमिक सर्वे का ये आंकड़ा, जिसमें दिखाया गया है कि चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में बढ़ा है और जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो भी कंज्यूम होता है बिहार लेवल पे, उसका 2.5% एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा था 2016-17 में, जो कि 2020-21 में बढ़ के 5.1% तक हो गया। तो ये दिखाता लगभग लगभग दुगना हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो एक तरीके से दिखाने का तरीका है कि इक्विपमेंट्स और मशीनरी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो मशीनरी भी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल जो सेल वाला आंकड़ा है वो कुछ और दिखाता है। आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर लोन्स वाला पार्ट, तो इसमें 2018-19 में 2.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए थे, जबकि 2020-21 में ये बढ़ के 4.89 लाख किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच सकी है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी जो बिहार लेवल पे 2017-18 में 4.99 लाख टन का था, जो कि 2021-22 में 5.8 लाख टन तक पहुंच गया है। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी में भी हमारा बढ़ोतरी हुआ है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी पे परचेजिंग किया जाता है, तो इसका परचेजिंग जो है बिहार में कितना हुआ है, इसको भी एक आंकड़ा जो है इकोनॉमिक सर्वे का आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो धान था, धान का टारगेट रखा गया था कि 4500 मीट्रिक टन, ये टारगेट था, जिसमें जो परचेज हुआ एक्चुअल वो 3559,000 मीट्रिक टन, इतना हमारा धान का खरीदी हुआ सरकार के द्वारा एमएसपी पे। लेकिन जो वीट है, गेहूं है, इसका टारगेट रखा गया था 700,000 मीट्रिक टन, लेकिन जो परचेज हुआ सरकार के द्वारा वो मात्र 3.71,000 मीट्रिक टन ही हो पाया। तो एमएसपी का बहुत ज्यादा लाभ गेहूं में किसानों को नहीं मिल पाया। ये सारे आंकड़ों को देखने पे हम लोग क्या चीज समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक समराइज। तो समराइजेशन के तौर पे एक तो आपका फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग साइज काफी ज्यादा छोटा है, वो आपका दिख जाता है। हमारा 97% आपका स्मॉल और मार्जिनल है, नेशनल लेवल पे 86% है। एग्रीकल्चर मशीनरीज का यूज काफी लिमिटेड है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का आप दिखा सकते हैं कि सेल जो है लगभग स्टैग्नेंट रहा है। एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन सीरियल्स, 85% हम लोग जो बिहार उपजा रहा है वो आपका गेहूं चावल ही उपजा रहा है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कितना कम है वो आप लोग दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है कहाँ 179 लाख टन है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो मात्र 5,000 10,000 मीट्रिक टन ही हम लोग ये कर पा रहे हैं। वेयर हाउस कैपेसिटी वो काफी कम है, हमारा प्रोडक्शन 170-80 लाख टन, वहां हम लोग पहुंच रहे हैं। वेयर हाउस फैसिलिटी आपका कितना है, तो 5.8 लाख टन का। किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें हम लोग बढ़ के 2020-21 में बढ़ने के बाद हम लोग पहुंचे हैं 4.89 लाख तक। हमारी आबादी 12 करोड़ है, उसमें मात्र 5 लाख आदमी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। मार्केटिंग रिलेटेड इश्यू, एपीएमसी हम लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन उसके जगह पे कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाया। लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, किसान को अपना अनाज जो है अपने घर से रोड तक लाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम जो है, उसको मार्केट तक लाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए जो एवेन्यू है वो काफी लिमिटेड है। फिर जो सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एक्सटेंशन सर्विसेज वैसे सर्विसेज होती हैं जहां पे कि आप एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सरकार के साइड से कोई जानकारी दी जाती है, मौसम के रिगार्डिंग, कौन सा फसल लगाना चाहिए, क्या खाद यूज होना चाहिए, किस तरीके का आपको फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी इस पे दी जाती है, लेकिन इसके बारे में जानकारी ही कम है। और हम लोग एग्रीकल्चर रोड मैप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे किसान है उस तक इस चीज की जानकारी जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो वो अवेयरनेस हमारे यहाँ पे काफी कम है।
अब इसका एक कारण आपका असाक्षरता भी मान सकते हैं कि लिटरेसी जो हमारे यहाँ पे काफी कम। तो ये सारी चीजें आपका एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग ये था। कल हम लोग फिर से एग्रीकल्चर, कल या फिर जो अभी अगला सेक्शन हम लोग लेके आएंगे उसमें बाकी का जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग आपका फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, एमएसपी, तो ये सारी चीजें हम लोग कल वाले सेशन में देखेंगे। वो सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं तो उसको भी देखना जरूरी है। खैर बिहार वाला जो आंकड़ा है उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से रखेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर हर बार किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है बीपीएससी में, तो इस वाले सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से करें, इसका नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर वाला। बाकी अब आगे आते हैं जो पिछले सेशन में क्वेश्चंस दिए गए थे उसका मॉडल आंसर के तौर पे क्या है। तो आपका बीपीएससी 66 का 9वां सवाल था जो कि हम लोगों ने लिया था। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके फीचर्स और प्रोविजंस ये पूछे गए थे। तो इसका इस टाइप का कोई भी करंट वाला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन में क्या है ये, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उस बात को आप लिख दें। जैसे ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है कोविड-19 के दौरान में जो जॉब लॉसेस थे उस चीज को रोकने के लिए और नए जॉब क्रिएट करने के लिए इस चीज को लाया गया था। और जो एक्चुअल जो तो आपसे पूछा गया प्रोविजंस एंड फीचर्स, इसको डायरेक्टली आप बॉडी में डाल देंगे। तो बॉडी में आपका पहला पॉइंट कि जितने भी कंपनी जिनके पास की 1000 से कम एम्प्लॉय थे, अगर वो कुछ नया जॉब जनरेट करते हैं, नया अगर लोगों को हायर करते हैं, तो उसमें जो ईपीएफओ को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, पहले भी से भी कंट्रीब्यूशन चलता आ रहा था, जिसमें कि 12% आपका एम्प्लॉय की सैलरी से जाता था, 12% आपका एम्प्लॉयर पे करता था, वो आपका ईपीएफओ में जमा होता था। तो ये जो पैसा जमा होता था इनका, तो इस स्कीम के तहत में दोनों ही पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा अगर उस कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉय है। तो वहीं 1000 से ज्यादा वाली कंपनीज के लिए जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ वो वाला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के द्वारा दिया जाना था। और इसमें कवर कौन कौन लोग हो रहे थे कि वैसे सारे लोग जो कि पैंडेमिक के दौरान जिनकी नौकरी चली गई थी, या फिर जो नए जॉब सीकर 2-3 साल का जो लॉकडाउन का लगभग पीरियड रहा, 2 साल का, उस पीरियड में जो भी नए जॉब सीकर क्रिएट हुए, जॉब खोजने वाले हमारा लेबर फोर्स में ऐड हुए, तो उनके लिए ये स्कीम था। एक चीज इसमें और था कि जो भी कंपनीज इसका फायदा उठाना चाहती हैं इस स्कीम के तहत में, और उनके यहां पे 50 से कम एम्प्लॉयज हैं, तो उस स्कीम का फायदा उठाने के लिए उनको कम से कम 2 नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। वहीं अगर 50 से ज्यादा आपके पास एम्प्लॉय पहले से है तो आपको 5 नए एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। मिनिमम सैलरी का जो लिमिट था वो 15,000 था। तो ये आपका प्रोविजंस हो गया। नेक्स्ट आपका फीचर्स है। तो फीचर्स में पहला क्या है कि जॉब क्रिएशन के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है कंपनीज को। दूसरा क्या है कि जो जॉब लॉस का सिचुएशन बना था पैंडेमिक की वजह से, उसको एड्रेस कर रही है सरकार इसके तहत में। तीसरा क्या है कि जो कंपनीज का जो फिस्कल कंस्ट्रेंट था, उसकी भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी लॉकडाउन की वजह से, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया गया है। अब ये सारे फीचर्स दिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है इसका, जो मूल उद्देश्य है, वो काफी क्लियर है। एक साइड पे तो आपको जॉब प्रोवाइड कराना है, दूसरे साइड में आपको जो कंपनीज की हालत खराब है उसको भी सही करना है। फिर पांचवा क्या है कि जो लॉकडाउन और वो जो जॉब लॉस हुआ था उनको भी इसके तहत में प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये आपका फीचर्स हो गया। लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड करने के लिए इस तरीके का करंट वाला कोई भी स्कीम आता है तो उसमें दिखा सकते हैं कि ये जो स्कीम आया कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ हमारी कंट्री में, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया था उसके तहत में इसको लॉन्च किया गया। और ये जो था भारत को वापस से, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी इसको वापस से पटरी पे लाने के लिए एक प्रयास के तौर पे इसका प्रयोग किया गया। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का
बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और मोस्टली आपका जो करंट अफेयर वाला रहता है वो पूछता है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन था ये। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि आप जो उसका भी आप जानते हैं, जो विशेष जानकारी आपके पास है उसको आप लिखें। तो जैसे इसमें क्या है उसको आप लोग लिख देंगे इंट्रोडक्शन में कि ये स्टार्ट हुआ था 2007 में और मेनली आपका ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इस चीज को कवर कर रहा था, जिससे कि दोनों देश के बीच में जो ट्रेड होता है, जो भी व्यापार होता है, उसमें दोनों देश को कुछ फायदा मिल सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस टाइप का कुछ लागू हो सके। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो आदमी के बीच में रेगुलर व्यापार हो रहा है, तो हम लोगों दोनों लोगों ने एग्री किया कि आप हमारे यहाँ पे सामान भेजिए, हम लोग आप पे आपके प्रोडक्ट पे टैक्स कम लेंगे, आपको फ्री एक्सेस देंगे, तो ये सारा व्यवस्था होगा। लेकिन 2013 में बातचीत जो थी वो थम गई थी और इशू क्या था कि मार्केट एक्सेस को ही लेके, कुछ प्रोडक्ट को लेके मार्केट एक्सेस मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। फिर इंडिया के साइड से मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, वो एक इशू रहा था कि इंडिया चाह रहा था कि सर्विसेज में हमारा आदमी लोग भी वहां पे जाके काम कर सके, क्योंकि हमारा जो मेन रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स है और बहुत सारा हमारा जो आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय है वो वहां पे ऑनशोर जाके काम करता है। तो उसको लेकर के काफी ज्यादा दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था। तो इश्यूज जो है, मेन इश्यूज हम लोग देख लेते हैं कि ईयू जो चाहता था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, ये जो है इसके प्रोविजंस में इंक्लूड किया जाए, जबकि इंडिया जो है इसके अगेंस्ट में था। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन कहने का मतलब यह है कि अगर दो कंट्री के बीच में व्यापार हो रहा है और उसमें हमने जो है दूसरी कंट्री को स्पेसिफिक सुविधाएं हम लोगों ने उनको दे दी, स्पेसिफिक फैसिलिटी उनको दे दी, तो अगर जो भी फैसिलिटी हमने उनको दिया है वो सारे बिजनेस जो पार्टनर हैं उन सबको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सारे बिजनेस पार्टनर्स को ये फैसिलिटी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो चीज था भारत को एक्सेप्टेबल ये चीज नहीं था, क्योंकि हम लोग का कुछ कंट्री हैं रोग कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया आपका, फिर चाइना के साथ में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो हम लोग हर किसी को क्यों एक्सटेंड करेंगे उस चीज को। दूसरा क्या है, दूसरा जो इशू था फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का। इस प्रोविजन के तहत में कोई भी आर्बिट्ररी बिहेवियर अगर स्टेट के द्वारा किया जाता है, मतलब अचानक से कुछ सडन चेंज कर दिया इस टाइप का, तो उसके लिए स्टेट को जिम्मेदार माना जाएगा कि इस टाइप का अगर जैसे ही चेंज किए उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट उस कंट्री से आया था, ईयू से आया था, वो प्रभावित होने लग गया। तो इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए को प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन इंडिया का जो अपना मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जो बीआईटी है, वो इसके तहत में इस प्रोविजंस को ऐड नहीं किया गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा है आपका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट। तो जो भी इन्वेस्टर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट रहेगा, इंडिया चाहता था इसको कि डोमेस्टिक कोर्ट्स में ही इसको सॉल्व किया जाए। तो डोमेस्टिक कोर्ट्स में जो इसको सॉल्व किया जाने वाला मुद्दा था, जबकि ईयू चाहता था कि इसको मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे है वहां पे इसको लेके जाया जाए, वहां पे इस चीज को सुलझाया जाए। तो यहां पे भी सहमति नहीं बन पाई। आगे आ जाते हैं हम लोग, और एक मुद्दा था इंडिया के साइड से कि नॉन टैरिफ बैरियर्स वो काफी सारे इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोज किया जाता है, जिसको कि अगर हम लोग नाम दे तो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एसपीएस। ये भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ईयू के द्वारा कई बार इंपोज किया गया है। जैसे हमारा जो मैंगो था वो कई बार रिटर्न किया गया है इस बेसिस पे कि इसमें फर्टिलाइजर ज्यादा है, इसमें केमिकल ज्यादा है, तो ये कुछ कुछ बोल करके हमारा प्रोडक्ट एज ए बैरियर के तौर पे हमारे एक्सपोर्ट में ये बन रहा है। दूसरा क्या है, ईयू इसी टाइप का नॉन टैरिफ बैरियर का उदाहरण देखें तो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरे दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईयू जो है हमसे डिमांड करता है कि हम लोग डब्ल्यूटीओ का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन ये हम लोग एडॉप्ट करें, उसको हम लोग फॉलो करें,
तभी वो हम लोग से फार्मास्यूटिकल में इसमें आगे बढ़ेगा BTIA के लिए। साथ में EU क्या चाहता है कि वहां की जो लग्जरी कार कंपनीज हैं उसको जो है यहाँ पे कम टैरिफ में हम लोग एक्सेस दे दें, मार्केट एक्सेस, और साथ में जो लीकर्स हैं वहां के वाइन्स, वहां के शैंपेन्स, उसको हम लोग अपने मार्केट में एक्सेस दे दें। तो ये सारा इश्यू, ये सारा प्रॉब्लम इसका है। लास्टली जो इसका कंक्लूजन करेंगे उसमें ये कर सकते हैं कि इंडिया EU जो है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इनके बीच का ट्रेड अमाउंट है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है EU है। तो इन सारे जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए BTIA को दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि हम लोग EU के साथ में अलग अपना FTA कंक्लूड करें। दूसरा आपका UK उससे अलग हो गया है, तो UK के साथ में हम लोग अपना अलग FTA कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका वे फॉरवर्ड के तौर पे हम लोग इस आंसर में देखेंगे। नेक्स्ट आंसर देखते हैं आपका कि कोविड-19 जो हम लोग टैकल कर रहे थे कोविड-19 को, इसके दौरान में मेक इन इंडिया का क्या रोल रहा। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे कि कोविड-19 के सिचुएशन में जहां बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज वैक्सीन नेशनलिज्म फॉलो कर रही थी, सारी जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी उनको पहले से एडवांस में ऑर्डर दे रही थी कि हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, तो बाकी सारे कंट्रीज के लिए कुछ ज्यादा बच भी नहीं रहा था। वहीं पे भारत जो है वैक्सीन डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा था। अपने सारे आसपास के देश को अपने खुद के इंडिजिनस बने हुए वैक्सीन्स को एज ए गिफ्ट भी ऑफर किया था स्टार्टिंग में इंडिया ने। तो ये सारी जो चीजें हुई उसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस चीजों को हम लोग खुद ही इंडिजिनियसली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन डेवलपमेंट, तो अपना खुद का जो कोवैक्सीन बना टोटली इंडिजिनस, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फिर आपका कोविड शील्ड, वो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके द्वारा बनाया गया था। ये इंडिजिनस नहीं था, ये जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी थी, फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको बनाया था, बट स्टिल हाफ इंडिजिनस तो इसको भी मानेंगे। अब हम लोगों ने प्रोडक्शन इस लेवल पे रैंप किया कि हम लोग अभी अगस्त 2022 तक 200 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर कर चुके हैं, लोगों को लगा चुके हैं। फिर कोविड-19 को टैकल करने के लिए DRDO के द्वारा 2DG ड्रग वो डेवलप किया गया। फिर हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो उस समय पे आवश्यकता हो रही थी कि HCQ जो आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा था, इसका रिक्वायरमेंट ना सिर्फ इंडिया का बाकी पूरे ग्लोबल लेवल का हम लोगों ने फुलफिल किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इसको और भी ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए कोविड-19 के दौरान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी PLI स्कीम के तहत में लाया गया। PLI आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ये होता है कि जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है उसके हिसाब से आपका इंसेंटिव सरकार के साइड से बढ़ता है। अगला चीज है आपका आत्मनिर्भर भारत, जो हम लोग चाह रहे थे सेल्फ रिलायंस लेना। तो ये हम लोग चाह रहे थे कि मैक्सिमम जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन हम लोग डिसरप्शन देखे थे कोविड-19 के दौरान में, कि ग्लोबली पूरा दुनिया ठप पड़ गया था, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग को चलना है तो मैक्सिमम चीजों में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों ने आगे भी देखा, क्योंकि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हुआ था उसमें हम लोगों ने जो मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यूनिट वो हम लोगों ने तुरंत स्टैब्लिश किया। PPE किट हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस करने लगे। तो ये सारी चीजें हम लोग का मेक इन इंडिया की वजह से हुआ। कंक्लूजन में हम लोग वही चीज को फिर से करेंगे कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटी की वजह से हम लोगों ने ना सिर्फ पैंडेमिक को अच्छे से टैकल किया, बल्कि बाकी देशों को भी वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत में जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चला था उसमें काफी सारे देशों की मदद भी की। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन होगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि चूंकि करंट में दूसरे प्लैनेट पे जीवन की तरफ खोज बनी हुई है और इसमें जो है इंडिया भी काफी सारा अपना काम किया है, तो इस डायरेक्शन में इंडिया क्या क्या चीज किया है वही एज ए क्वेश्चन पूछा गया था।
ये आपका बीपीएससी 66 का GS2 का 10वां सवाल था। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग ये करेंगे, चूंकि स्पेस रिसर्च में काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारा ऑब्जेक्टिव का आप लोग नाम दिखा सकते हैं कि आपका वेदर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, नेविगेशन हो गया। तो ये सारे के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि दूसरे प्लेनेट पे कहीं जीवन है तो उसको हम लोग खोजें। फिर बॉडी में इसी डायरेक्शन में काफी सारा जो इनिशिएटिव है इसरो का, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इसके तहत में हम लोगों को पानी भी चंद्रयान 2 पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल हम लोग को देखने को मिला था। चंद्रयान 3 हम लोग का प्लान है 2023 में। मंगलयान 1 ऑर्बिटर, ये हम लोगों ने सबसे कम कीमत में मंगल तक हम लोगों ने अपना सैटेलाइट भेजा है। फिर शुक्रयान 1, ये हमारा टारगेटेड है 2024 में। गगनयान हम लोग 2023 में अपना इंडियन साइंटिस्ट को स्पेस में भेजने वाले हैं और खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारा कुछ इनिशिएटिव है। इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, इसको आप लोग अंदर से डिटेल में थोड़ा बहुत इसको लिखेंगे और यही आपका आंसर होगा। लास्ट में इसको कंक्लूड आप इस तरीके से करेंगे कि चूंकि इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी दिशा में हमारा जो है आउटर स्पेस रिसर्च भी एक पार्ट है। इसके तहत में हम लोग सूरज तक जाना चाह रहे हैं, जो कि आपका आदित्य L1 जो मिशन है उसके तहत में हम लोग, वो भी हमारा प्लान्ड है मिशन। तो ये आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर। 5वां क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के लेके था कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ को करने के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो क्या होता है वो डेफिनेशन भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, वो स्कीम वगैरह सब भी हम लोगों ने देखा था। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय का डिफरेंट पार्ट, वो भी हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा भी और बाकी सारे इनिशिएटिव बिहार सरकार के इसमें लिखे जा सकते थे। तो ये काफी लोगों ने इसका आंसर लिखा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पोस्ट किया था। काफी आंसर्स ठीक थे, तो इसमें कोई विशेष मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है कि उसका मॉडल आंसर देने की जरूरत है। तो अब बच गया आपका कि अगले सेशन के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है। तो बीपीएससी 66 का GS1 में जो 11वां सवाल है वो लिखना है आपको। 12वें से आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो स्टैटिक्स के लिए मेरे एंड से कुछ वैसा चेक करने के लिए कुछ इसमें है नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डेली बेसिस पे एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन डेली बनाएं, जो भी प्रीवियस ईयर है 66 से उठा करके आप लोग एटलीस्ट 60 सेकेंड तक जाएं। और दूसरा जो सवाल लिखना है अपने को बीपीएससी 66 का GS2 का, तो इसमें 11वां और 12वां सवाल जो आखिरी सवाल है, इसके बाद बीपीएससी 66 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला लिखना है आपको। फिर आज जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग हिंदी में भी बोल देंगे इसके क्वेश्चन को, क्योंकि काफी लोग हिंदी में आंसर लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, बिहार एडॉप्टेड एग्रीकल्चरल रोड मैप फॉर रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2008 एंड कंटिन्यूड इट टिल 2022 एज इट्स थर्ड पार्ट। कि बिहार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो कृषि रोड मैप था उसको अपनाया और इसका 3 चरण में कंटिन्यू ये 2022 तक बिहार में चला है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी मेजर्स, तो जो भी हम लोगों ने रोड मैप में काम किया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है उसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट है सब क्वेश्चन कि व्हाट आर द परसिस्टिंग चैलेंजेज इन दिस सेक्टर। ये है कि एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है उसमें अभी भी क्या चैलेंजेज हैं, क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी भी बनी हुई हैं। लास्ट पार्ट इसका क्या है कि सजेस्ट वेज टू एड्रेस दी एग्जिस्टिंग चैलेंजेज, कि जो भी एग्जिस्टिंग चैलेंजेज हैं, जो भी वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं उनको हल करने के लिए आप रास्ते सुझाएं। फाइनल इसका एक और ट्रेडिशनल क्वेश्चन जनरली बीपीएससी पूछती है, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये है कि
एग्रीकल्चर सेक्टर की दिशा में भारत के द्वारा आजादी के समय से क्या प्रोग्रेस किया गया है, क्या विकास किया गया है, उसको आपको दिखाना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, ये आपका 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप आंसर लिख के पोस्ट कर सकते हैं। आपको इवेल्युएशन मिलता है, प्लस साथ में जो अगला सेशन होता है उसमें हम लोग जो पहले वाले सेशन का है उसका मॉडल आंसर देते हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज का सेशन में हमारे पास यही सारी चीज़ें थी और कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए। तो बाकी फिर मिलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर पार्ट 2 वाला सेशन के साथ में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द